प्यारे बंधु, नमस्कार। तो स्वागत है आपको अपने ही यूट्यूब चैनल इंजीनियर सुंदरम क्लासेस पर। तो बच्चों, बहुत मस्त होंगे आप सब, बहुत पढ़ाई करते होंगे जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी क्लास 10th के जो मैथ्स है उसके अलजेब्रा जो लेसन है उसका तृतीय चैप्टर, जिसका नाम है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कि लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर का नाम है। स्पष्ट हिंदी में लिखा गया है यहाँ पर कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है, ये हम सब पढ़ने वाले हैं आज। देखिए, हम सब बहुपद पढ़े, वहां पर भी हम चर्चा कुछ किए थे इस वर्ड की कि ये रैखिक शब्द क्या है। तो चर्चा किए थे रैखिक शब्द की कि रैखिक शब्द का मतलब होता है कि जो एक सरल रेखा को दर्शाए। किसको दर्शाए? सरल रेखा को। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैसा समीकरण जो एक सरल रेखा को दर्शाए। डेफिनेशन ये था कि वैसा समीकरण जिसमें चर का घात एक हो। चर का घात क्या हो? एक हो। उसी को हम सब क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, इसमें चर का घात कितना? एक। इसमें चर का घात एक, चर का घात एक, चर का घात एक। तो वैसा समीकरण जिसमें चर का घात एक होता है उसको हम सब क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। समझ गए? इसका जब मानक रूप की चर्चा करेंगे तो मानक रूप आपको होता है ax प्लस बी, जहां a नॉट इक्वल टू जीरो। जब a जीरो हो जाएगा तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसीलिए a नॉट इक्वल टू जीरो, साथ में a और b ये दोनों क्या होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। बात समझ रहे हो? चलिए अब बात करते हैं इसमें क्या होता है? हल होता है। क्या होता है? हल। कैसे निकाला जाता है? देखिए, हम जब अलजेब्रा शुरू किए थे उस टाइम में हम बोल दिए थे कि इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ अलजेब्रा, सॉरी मैथ, बैकबोन ऑफ मैथ्स। मतलब अगर आपको अलजेब्रा नहीं आता है तो आपको मैथ नहीं आएगा। समीकरण बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, सीखना आपको है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जैसे 2x प्लस 3 है बराबर 5 है, सॉल्व करना है। तो जितने भी समीकरण होते हैं उस हर एक समीकरण को हल करने का एक रूल होता है। क्या रूल होता है? आप शायद पढ़े होंगे, द्विघात में हम पढ़ाए होंगे कि जैसे ये बराबर होता है ना, बराबर होता है तो जो भी चीज ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, तो कोशिश हम हमेशा ये रखते हैं कि एक जाति, जैसे दो जाति इसमें है, एक चर एक अचर, तो एक जाति वाले एक तरफ हो जाए। मतलब ये बराबर के एक तरफ अगर चर है दूसरी तरफ अचर हो। जब हम ये तब अपनाएंगे जब हम सब क्या करेंगे? तो हल निकालने के लिए जाएंगे। हल का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी समीकरण में चर का वह मान जिसके लिए वो समीकरण संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। सेटिस्फाइड का मतलब LHS में मान रखने पर, RHS में मान रखने पर दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। उसी को हम सब कहते हैं सेटिस्फाइड हो जाए। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना कि जब रैखिक समीकरण को सॉल्व करोगे, वो भी जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसको, तो एक जाति को, एक राशि को एक तरफ करना है। वो एक रूल के तहत होती है। रूल कहती है
कि अगर कोई चीज इधर प्लस में है, इस साइड प्लस में है, तो इस साइड वो माइनस में जाएगा। इस साइड अगर वो माइनस में है तो उस साइड प्लस में जाएगा। इस साइड गुना में है, इस साइड भागा में जाएगा, और इस साइड अगर भागा में है तो इस साइड गुना में जाएगा। इतना ही नहीं, हम बराबर के दोनों तरफ समान चीज हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, समान चीज गुना कर सकते हैं, समान चीज से भागा कर सकते हैं। कब? बराबर रहने पर, बीच में बराबर है तो दोनों तरफ हम समान चीज हम जोड़ सकते हैं, समान चीज हम घटा सकते हैं, समान चीज से गुना कर सकते हैं, और समान चीज से भागा कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। बात समझ रहे हो? अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले ही बताए, जैसे यहाँ पर समीकरण लिखा है 2x + 3 = 5, तो हम एक तरफ जैसे x वाला है ना तो इसको इधर रखते हैं 2x, ये है अचर, ये भी अचर, तो उसको उधर भेज देते हैं। और याद रखना कि जो जहां पर है वो अपना कुर्सी नहीं छोड़ेगा, वो चाहेगा कि मैं अपना कुर्सी रखूं, कि ये 5 बराबर के जस्ट बगल में है तो इसके बगल में रख दूं, और ये 3 जो है इसके साथ कौन चीज में है, x के साथ प्लस में, तो सट जाएगा माइनस में। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर हो गया 2, और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x के साथ गुना में है, यहाँ पर नहीं कोई चिन्ह है तो इस साइड कौन सी मिल जाएगा, भागा में, तो 2/2, यानी कि इसका वैल्यू निकला 1। कोई भी समीकरण हो, मैं इसी का बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी ले लीजिए, 2x + 3/5 = 4। देखिए ये भी एक समीकरण है, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक समीकरण है। ये भी क्या है, 2x + 3/4 = 5, कोई भी है, इसको भी सॉल्व करो। तो हम क्या बोले, एक तरफ हमेशा लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी एक तरफ एक जाती है। पहले यहाँ से देखो 4 हटेगा, इधर बट्टा में उधर गुना में जाएगा, तो 2x + 3 = 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। फिर ये 2x है, ये 3 इधर से जाएगा, उधर क्या होगा, तो 20 माइनस में 3, फिर x का वैल्यू निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा, 17/2, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ लो, ये है एक समीकरण को हल करने की तरीकाएं। बात समझ रहे हो? अब दूसरा समीकरण आता है, इसी का गेहूं को तो नाम है समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमको तो दो चर में चाहिए, तो उसमें चूंकि डायरेक्ट रैखिक समीकरण लिखे थे, दो चर मतलब जिसमें दो गो चर हो, मतलब एक्स वाई जेड जिसमें दो गो होता है उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एक्स वाई जेड जिसमें एक गो रहता है उसको एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। समझ गए? तो ये जो पहले जो हम सब ये पढ़े, ये एक चर में था, समझ गए? यहाँ पर देख रहे हो रैखिक समीकरण, ये एक चर में है, ये कितने हैं, दो चर में है। मतलब क्या, मतलब है कि वैसा समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित होता है, कितने चर, दो चर उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। लाइक दैट, देखो इसमें एक्स और वाई दो है, एक्स और वाई दो है, एक्स और वाई दो है। अब जरूरी नहीं है एक्स हुआ है, जरूरी है कि x + 3m = 0, ये भी है। 5m + में 3z = 7, ये भी है। ये सब क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब जिसमें दो चर होगा वह हर एक क्या कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण ही कहलाएगा। अब इसका कुछ मानक रूप है, ध्यान से समझिए। मानक रूप क्या है, ax + by + c = 0, where a not equal to 0, b not equal to 0, और a b c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। मतलब इसमें होगी ना दो चर, एक चर दो चर। अब बात आती है जब इसके हल निकालने की, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल नहीं होते हैं, एक होता है हल समुच्चय। याद रखना इस बातों को, क्या होता है, हल समुच्चय।
हल समुच्चय किसको कहते हैं? सेट ऑफ सॉल्यूशंस, सेट ऑफ रूट भी कहा जाता है। तो जब कभी भी समुच्चय की बात आएगी, तो जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, ये क्वेश्चन इसी के हल समुच्चय निकालो, तो आप इसी को जो आप लिखे हैं 1 कर दो, ये हो गया हल समुच्चय। यानी कि जो भी हल समुच्चय का मतलब होता है हल निकाल लो। अगर एक हल है तो एक हल को कोष्टक में बंद कर दो, अगर 10 हल है तो 10 हल को कोष्टक में बंद करके लिख दो। मतलब वो हल का एक समुच्चय हो गया, एक सेट हो गया। समुच्चय मतलब एक तरह से समूह बोलिए आप, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन दे देगा कि इसका हल समुच्चय निकालिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ी सी, 3x प्लस में 2y इक्वल टू 5 ही कर देते हैं, ये क्वेश्चन है। आपको कहता है इसका हल समुच्चय निकालिए। हल समुच्चय अलग टीचर अलग अलग तरह से सिखाते हैं, तरीका है। हम कहेंगे अगर थोड़ी सी आपके पास नॉलेज हो तो यही पर रहने दीजिए, इसको कुछ छेड़खानी नहीं कीजिए। अगर आपको इच्छा है कि नहीं हम सर कुछ एक्स्ट्रा लिखें, तो आप किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए, जिसका मर्जी हो, जो मर्जी हो उसका वैल्यू दूसरे के पद में निकाल लो। जैसे हम यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, 5, ये 2 जो है इधर माइनस प्लस में, उधर कौन चीज मिल जाएगा, माइनस में, बट्टे ये देखो 3 गुना बट्टा में हम 3 कर देते हैं, भगा में चला गया। अब आप क्या करो, अपनी मर्जी से इस 2 का वैल्यू पुट करो, आपको जो मर्जी है, 0 1 2 3 4 5 जो मर्जी, माइनस में, बटा में, दशमलव में, जैसे मर्जी। x इसमें y है ना, तो y का कुछ भी मान रख दो। जब y का कुछ भी मान रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक निकलेगा, ठीक है। जब ये x का वैल्यू हम सब यहाँ से निकालेंगे ना, मतलब y का वैल्यू पुट करेंगे या सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू ऑटोमेटिक निकलेगा। जैसे y बराबर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बोलो, 1 लिया, इसीलिए x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 5 माइनस में 2 गुने 1 बट्टे 3। मेरे ख्याल से आएगा 5 में से 2 गया 3 बट्टे 3, मतलब में 1। फिर आप लीजिए y बराबर लिख लीजिए, -2 लिया, ठीक है। अपनी मर्जी से जो लेना है लेना, इसीलिए x बराबर 5 माइनस 2 गुने -2 बट्टे 3 बराबर कितना होगा, 5 प्लस 2 दूना 4 बट्टे 3, 9 बट्टे 3, मतलब में 3। और आप लीजिए अपनी मर्जी से ले लो। अब y बराबर 1 बट्टे 2 लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम बोले ना आपको जो मर्जी लो, दैट डजंट मैटर। 1 बट्टे 2 लिया, इसीलिए x बराबर कितना हो, 5 माइनस 2 गुने 1 बट्टे 2 बट्टे में 3, क्या आएगा ये, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 बट्टे 3, मतलब 4 बट्टे 3, ठीक है। और ले लो, अपनी मर्जी है आपको। y बराबर 1.2 लिया, ठीक है। तो x बराबर क्या निकलेगा वैल्यू, तो 5 माइनस में 2 गुने 1.2 बट्टे में 3 बराबर, इसको जब लिखेंगे तो 5 माइनस 2.4 बट्टे में 3, सॉल्व करेंगे जब इसको तो क्या निकलेगा, तो देखो 0.6 में से 0 में से अगर 4 गया तो 6 हुआ, दशमलव ये बच्चा 4 में से 2 गया तो बट्टे में 3, ये हो गया। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये टोटल क्या निकला है, ये निकला हल। जो मर्जी माइनस में लो, प्लस में, हम हर एक मान आपको लेकर दिखा दिए, यहाँ पर माइनस में लिया, प्लस में, हर एक चीज लिया। अब इस सभी मानों को अब आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो लिख दो हल समुच्चय, हल समुच्चय बराबर यहाँ पर लिखो x y, तरीका से x y। इसमें देखो पहले उसमें x लिखे, इसमें x का वैल्यू कितना निकला है, 1, जब y का वैल्यू कितना आया था, 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 1, फिर इसमें देखो x का वैल्यू कितना निकला है, 3,
3, y का वैल्यू क्या लिए थे, -2, फिर इसमें देखो x का वैल्यू कितना है, 4/3, y का वैल्यू 1/3, तो ये हुआ 4/3 गुणा 1/2, फिर क्या है, फिर लिखा है x का वैल्यू कितना है, 2.6/3, 2.6/3, तो 2.6/3 कुआ में x का वैल्यू कितना है, 1/2, y का वैल्यू कितना है, 1.2, हो गया ना। अब ये सब देख रहे हो, मतलब ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि पहले जितने भी वैल्यू लिखे उसमें सबसे पहला वाला x है, दूसरा वाला y है ना, और इसको हम सब बंद कर दिए, यही कहलाता है आपका हल समोच्च। तो याद रखना आपको, कई सारे बात आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, बताओ। दो चर वाले रैखिक समीकरण की कितने हल होते हैं, ये बता दो, हल कितने होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल जो है वो आपको अनंत हल होते हैं, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अनंत, अनंत हल होता है, अनंत मतलब अनगिनत, बात समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि आप जाइए देखिए ना, अभी जो हम निकाले हैं इसमें x का वैल्यू या y का वैल्यू आप रखते जाएंगे तो कभी अंत होगा, नहीं होगा, ये निकलता ही जाएगा, समझ रहे हो। तो ये था आपको हल निकालने की एक विधि, तो ये हो हल समुच्चय, दो चर वाले रेखीय समीकरण के हल कितने होते हैं, अनंत, जिसे हम बोल सकते हैं, जिसे हल समुच्चय, या ऐसे लिखो, जिन हल के समूह को जिस हल के समूह को क्या कहते हैं, हल समुच्चय कहते हैं, समझिए। चूंकि कहिएगा कि सर हल कैसे निकलेगा, हल समुच्चय निकला तो हल कैसे निकलेगा, हल निकालने के लिए रूल ये है कि आपके पास जितने चर वाले समीकरण है, मतलब उसमें जितने चर है, आप देखिए ना यहाँ पर एक ही चर है, एक हल निकल गया, इसका हल समुच्चय नहीं निकला, हल निकला, यहाँ पर दो चर है तो इनफिनिट हल निकलता है, उसको हल समुच्चय कहते हैं। वैसे ही दो चर वाले रैखिक सभी चर जितने होंगे, जिस समीकरण में चर की संख्या जितनी होती है उसके हलों के लिए उतने समीकरण की आवश्यकता होती है, जो स्पष्ट मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि जिस समीकरण के जितने चर होते हैं उन्हें हल करने के लिए उन उतने ही समीकरण की आवश्यकता होती है, मतलब जयगो उसमें चर होगा, जयगो उसमें क्या होगा, चर होगा, उतना है उसको क्या चाहिए, उतना ही आपको समीकरण की आवश्यकता है। तो चूंकि इसमें दो गो चर है, क्या गो चर है, दो गो, इसीलिए इसको हल करने के लिए कितने समीकरण चाहिए, दो समीकरण चाहिए, और उन्हीं समीकरणों के युग्म को क्या कहा जाता है, उन्हीं समीकरणों के युग्म को कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, बात समझिए। जैसे अब हम बात करते हैं कि जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 2x-3y बराबर 5, ये एक समीकरण है, ये क्या है, समीकरण है, समीकरण है तो क्या इसमें कितने चर है, दो चर, इसका क्या निकलेंगे, हल या हल समुच्चय, तो आप बोलेंगे सर हल समुच्चय निकलेगा, तो जब इसका हल समुच्चय निकलेगा तो हल कैसे निकलेगा, तो हल निकालने के लिए एक समीकरण तो ये हमको मिल गया, हमें इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम एक और समीकरण की आवश्यकता है,
ठीक है, देखो ये दो समीकरण हो गया ना। अब ये दो समीकरण के चलते अगर दो समीकरण हमको हो गया, तब जाकर के कहीं हम इसका क्या निकाल पाएंगे, हल निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, हल निकाल पाएंगे। बात समझ रहे हैं। अब जब हल निकलेगा तो जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, अब देखेंगे कि हल के कई तरीका होता है। या ऐसे समझो कि ये हल जो होता है इसके कई तरीका क्या होते हैं, जरा समझिएगा। देखिए हल के तरीका क्या होते हैं, जब हम हल का विधि जानेंगे तो इसको, वैसे तो 5 विधि होते हैं लेकिन 3 विधि हम सबों को कम से कम सीखनी है। हल ज्ञात करने का बहुत बारीकी से हम सब समझेंगे कि हल कैसे निकाला जाता है, बारीकी बारीकी से बहुत अच्छे से हम सब देखेंगे। फिलहाल इस पर चलिए, तो दो समीकरणों का अब इसको हल करेंगे। ठीक है, हल करने के लिए देखो कई विधि है। सबसे पहला विधि, हम विधि पर चलेंगे, लिखते हैं हम सब। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। देखिए मैं सबसे पहले नाम लिख देता हूं, ठीक है, और समझिएगा। पहला जो है जिसका नाम है विलोपन, या इसी को कहा जाता है लुप्तीकरण विधि। ठीक है, दूसरा जो है जिसको कहा जाता है विस्थापन या प्रतिस्थापन विधि। तीसरा जो है जिसको कहा जाता है वज्र गुणन विधि। चौथा जो है जिसको कहा जाता है अनुपात निर्णय विधि। पांचवा जो है जिसको कहा जाता है तुलनात्मक विधि। समझ गए, ये कुल मिलाकर के आपको ये 5 विधि है। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा बलगण विधि, चौथा अनुपात निर्णय विधि, और पांचवा जो है वो क्या है आपको, वो आपका है तुलनात्मक विधि। क्या है, तुलनात्मक विधि। ये आपको ये कितने हैं, 4 विधि है। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो केवल 3 विधि पढ़ना है, जो मस्ट है, 1, 2 और ये 3। ये तीनों विधि जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, सीखना आपको कंपलसरी है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है जो ऊपर में लिखा है। इसी क्वेश्चन से लेकर के हम पांचों विधि से, अगर ये देख लेता हूँ, ये हार्ड क्वेश्चन है, तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ नॉर्मल जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और इसी से मैंने क्या करता हूँ, आपको पांचों विधि से बना करके आपको दिखा देता हूँ कि पांचों विधि से हम कैसे हल करते हैं। फिर आगे चलेंगे। तो पहला विधि हम सब लेते हैं जिसका नाम है आपको विलोपन विधि। विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि क्या है, समीकरण लिख लो जो आपको दिया है, 2x माइनस 3y बराबर में कितना है, 5। समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस में 2y इक्वल टू कितना है, 8। समीकरण सेकंड।
जब नाम आपको लिखा है अस्पष्ट विलोपन, इसका मतलब इसमें से किसी एक को आप विलुप्त कर देंगे। एक को विलुप्त मतलब आइदर या तो x को आप विलुप्त कीजिए चाहे y को, किसी एक को विलुप्त करना पड़ेगा। विलुप्त मतलब हटाना पड़ेगा। हटेगा कैसे? तो ये हटता है कि आप जैसे y को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर कितना है, क्या है यहाँ पर है 3, यहाँ पर कितना है 2। अगर ये 3 है ये 2 है तो आप क्या कीजिए कि पहले इसके गुणांकों को बराबर कीजिए। चाहे x को हटाना चाहेंगे फिर भी इसके गुणांकों को बराबर करें। कैसे करेंगे? तो कोई भी चीज से या तो आप गुना करो या आप भागा दो, गुना करो या आप भागा दो। गुना या भागा करके आपको जिस चर को हटाना है उस चर के गुणांकों को बराबर करना है। उस चर के गुणांकों को क्या करना है? बराबर करना है। किस लिए? उसको हटाने के लिए। किसको हटाने के लिए? तो जो भी आप चर है, जिस चर का आप मान निकालना चाहते हैं जिस समीकरण में, उसको, ठीक है। समझ गए? चलिए, तो आपको करना क्या है इसमें, चलिए तो अब आपको बिल्कुल आसान सी चीजें, छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम सब चलेंगे कि मतलब क्वेश्चन कैसे है, क्या है, नहीं है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, तमाम बातें पर हमने अभी चर्चा कर दी। चलिए मैं एक आसान सी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं हटा करके और एक छोटी सी क्वेश्चन लेता हूं इस प्रकार से कि आपको हर एक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सबको एक तरह के क्वेश्चन से आपको बना दूं, ठीक है। वो क्या है क्वेश्चन, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबों के सामने में लिखता हूँ, समझिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो ये है, जैसे 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, और दूसरा आपका है 4x माइनस 5y इक्वल टू 16। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप दूसरा कहेंगे मैं दूसरा लूंगा, बस कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। समझ गए ना, जरा सा भी आपको ध्यान नहीं देना इस पर कि ये आपको पहला क्वेश्चन है, ये आपको दूसरा क्वेश्चन है। इसी दोनों क्वेश्चन के साथ आपको क्या करना है, तो बनाना है, ठीक है। तो चलिए चलिए करना क्या है हम सबों को, तो हम क्या बताएं कि जो विधि आप सीख रहे हैं यह है विलोपन विधि। इसको लुप्तीकरण भी करना है, इसको एक को विलुप्त करना है या लुप्त करना है। तो मेरे ख्याल से मैं अपना अनुभव से करता हूँ कि मैं इस y वाले को खत्म करूंगा। तो y वाले को खत्म करने के लिए हम बताए कि y के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। तो y के गुणांक देखो यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितनी है 5। तो 2 और 5 दोनों बराबर कब होगा, तो 2 और 5 बराबर होने के लिए इस दोनों का क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। तो एलसीएम मेरे ख्याल से कितना होंगे 10। अब 10 प्राप्त करने के लिए बताओ 2 को कितना से गुना करना पड़ा, 5 से, मतलब 5 गुना 10, और फिर 5 को कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 5 गुना 10 मतलब 2 से। मतलब जिसमें y का गुणांक 5 है उसको 2 से गुना करो, जिसमें y का गुणांक 2 है उसमें 5 से गुना करो। तो स्पष्ट हो गया कि पहला समीकरण जो है उसमें 5 से गुना करो, दूसरा समीकरण जो है उसमें 2 से गुना करो। बात आप समझ रहे हैं जरा? अगर ये आप ये समझ गए तो आपको इतनी ही बात पहले भाषा में लिखना पड़ेगा, क्या कि समीकरण फर्स्ट गुने 5। अब बताइए कि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये दोनों कैसे हट जाएंगे, जब दोनों को घटाएंगे, क्योंकि सेम चिन्ह में तो घटाएंगे तब नो जीरो होगा। जैसे 5 है
5 को आपको कहेगा कि इसको क्या कौन सी क्रिया करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आप इनमें से घटा दीजिए। अच्छा, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। आपको कहेगा कि बताओ इसको क्या करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आप इनमें से घटा दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन जब मान लीजिए आपके सामने एक प्लस में है एक माइनस में है, अब आपको अगर इसको क्या करेंगे तो 0 होगा, तो इनमें सब जोड़ दीजिए, तब ना कट जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी बात को आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, अलग अलग चिन्ह है, सॉरी सेम चिन्ह है तो जोड़ना है, सॉरी घटाना है। सेम चिन्ह पर क्या करना है, घटाएंगे समीकरण, कौन चीज को, सेकेंड को कितना से गुना करके, 2, फर्स्ट गुने 5 माइनस सेकेंड गुने 2 से। आप एक चीज नोट करके याद रखिएगा, समीकरण में है ना, समान चिन्ह रहने पर घटाते, समीकरण को घटाते हैं, पद को नहीं घटाते हैं, एवं अलग चिन्ह रहने पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो पहले गुना करो, इस 5 से इसमें गुना करो, तो 5 तिया 15x माइनस में 5 दूना 10 हुआ बराबर 12 पंचे 60, समीकरण हो गया। दूसरा लिखेंगे, नीचे में 2 से गुना करना है, तो 4 दूना 8x माइनस में 5 दूना 10 हुआ बराबर में 16 दूना 32। अब इसको घटाना है, तो घटाते कैसे हम सब घटाते हैं, इसमें चिन्ह परिवर्तन होगा। कैसे चिन्ह परिवर्तन होगा, नीचे वाले में ये है प्लस तो यहाँ पर होगा माइनस, ये है माइनस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर है प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब आप जानते हैं बदले हुए चिन्ह मालिक, 15 में से 8 गया मतलब 8 ही मालिक हो गया, तो 15 में से 8 गया 7x, ये तो 10 में से 10 गया कैंसिल हो गया ना, बराबर 60 में से 32 गया तो 0 में से 2 गया 8 और ये बच गया 5 में से जो 3 गया तो 2, समझ गया प्लस में। अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे करके, क्या कि x बराबर हो गया 28/7 यानी कि कितना हुआ 4, किसका वैल्यू निकला, x का वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, इसी x के वैल्यू को लिखेंगे, अब x का मान समीकरण जो में रखना, फर्स्ट में रखना है, फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखना है, सेकंड में रखो, तो हम यहाँ पर फर्स्ट में रख देते हैं, तो फर्स्ट में रखने पर जब हम फर्स्ट में रखते हैं x का वैल्यू, फर्स्ट समीकरण क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 12, तो 3 की जगह पर सही है, x की जगह पर कितना निकला है भाई 4, 4 माइनस 2y बराबर 12। अब बताओ इसको क्या लिखेंगे हम सब, 4 किया 12 माइनस 2y बराबर 12। अब इसको गौर से देखो, आप यहाँ से भी कट कर सकते हो, नहीं तो इसको ले आओ इधर, 2y बराबर 12 माइनस 12 और y इक्वल टू कितना हुआ 0/2 बराबर 0, तो y का वैल्यू क्या निकला 0। तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः हल x बराबर 4 y बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया। समझे बच्चों, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत चीज आपको सिखाएंगे ये चैप्टर, लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज है कि इस चीज को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अन्यथा अगर ये चीज आप नहीं समझोगे तो बहुत बड़ी दिक्कतें आपको आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम सब चलते हैं नेक्स्ट पर। दूसरा था हमको प्रतिस्थापन विधि, कौन सा विधि था, प्रतिस्थापन विधि। क्या है प्रतिस्थापन, तो नाम ही कहता है कि मैं प्रतिस्थापित हो रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ पर लिख दो प्रतिस्थापन विधि, मतलब ये हुआ कि आप किसी एक का मान निकालिए दूसरे में पुट कीजिए, एक का मान निकालिए दूसरे में पुट कीजिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहा जाता है। समीकरण है 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, क्या लिखा है, समीकरण 3x प्लस
2 है इक्वल टू 12, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस। और दूसरा है आपका 4x माइनस 5 हुआ, 4x माइनस 5 हुआ इक्वल टू 16। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। देखिए अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि इसको किसी एक समीकरण से किसी एक चर का वैल्यू निकालिए। मतलब आपको जो समीकरण चुनना है उस समीकरण को चुन लो और एक चर का वैल्यू निकाल लो। एक चर का वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ कि चाहे तो आप x का वैल्यू निकाल लो, चाहे तो आप y का वैल्यू निकाल लो। किसी एक चर का वैल्यू दूसरे चर के पद के रूप में आप निकाल लो। लाइक दैट हम लेते हैं अपनी सुविधा के ख्याल से समीकरण फर्स्ट, ऐसे करके लिखना आप समीकरण फर्स्ट से क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। अब किसी एक का वैल्यू निकाल लो, मैं अपनी मर्जी से x का वैल्यू निकालता हूँ। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 12, 2y इधर माइनस में है, इधर प्लस में जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 3। वैल्यू किसका निकला, x का। अब चूंकि निकाले हम कौन समीकरण से, फर्स्ट से, तो ये जो मान निकला है x का, इसको आप सेकेंड में पुट करो, जिससे निकाले उसमें नहीं, जिससे नहीं निकाले हैं उसमें पुट करो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हुआ, सॉरी सेकेंड में रखने पर क्या होगा, तो 4 गुने x का वैल्यू कितना है 12 प्लस 2 है बटे में 3, ठीक है ना। 12 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 2 है बटे में कितना हो जाएगा 3, इक्वल टू कितना है 16, सॉरी सॉरी सॉरी, और प्लस में माइनस में 5 हुआ है इक्वल टू 16। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो 4 से गुना करो तो 12 चौके 48, प्लस में कितना हुआ 5 4 दूना 8 हुआ है, बटे में कितना हुआ 3, माइनस में 5 हुआ बराबर में 16। सॉल्व करोगे तो ये हुआ 48 प्लस में 8 हुआ माइनस 5 दिया 15 हुआ, बटे में कितना होगा 3 बराबर में 16। अब ये बट्टा में जो 16 उसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 48 माइनस में घटाएंगे तो कितना होगा 7 हुआ बराबर में 16 दिया 48। अब इसको चाहो तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, दोनों साइड प्लस है तो ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 7y बराबर 0, यानी कि y इक्वल टू 0 निकल गया। जब y का मान निकल गया तो अब आप लिखिए कि अब x बराबर, देखिए सर हम पहले निकाल के रखे थे क्या था 12 प्लस 2y बटे 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू पुट करो, 12 प्लस 2 गुने 0 बटे 3। अब ये क्या हो गया 12 ये तो 0 ही हो गया बटे 3, 4 दिया 12। अब क्या लिख सकते हो, अतः x बराबर कितना हुआ 4, y इक्वल टू कितना हुआ 0। सेम हल निकल रहा है, कोई दिक्कत। ये हुआ दूसरा विधि जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तीसरा विधि जो है जिसका नाम है वज्र गुणन विधि, बहुत बेस्ट मेथड है, आप समझिएगा। वज्र गुणन विधि ये क्या है, देखिए आप रटने की कोशिश ना करो, हम आपको इसका बेस्ट फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा जो आप रट के भी निकाले, मतलब हम कोशिश नहीं करते कि आप रटिए नहीं, आप चीजों को समझने की कोशिश करो कि हम चीजों को कैसे समझेंगे। आप जैसे चीजों को समझेंगे वो आपके लिए उतने फायदा होगी, समझ गए। इसलिए चीजों को आप क्या करो, समझने की कोशिश करो, जैसे हो सके वैसे समझो, वो आपके हक में आपके फायदे के लिए बहुत बेस्ट होंगे, ठीक है। चलिए तो कुछ बात नहीं है, सबसे पहले दिए गए समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, याद रखना। सबसे पहले दिए गए क्या चीज, दिए गए समीकरण को किस रूप में लिखना है, दिए गए समीकरण को मानक रूप में।
क्या था दिया गया समीकरण? पहला समीकरण था आपको, यहाँ पर मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूं। चलिए, तो ये समीकरण आपका है, ठीक है। अब दिए गए समीकरण में से सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहला समीकरण आपको चुनना है, ठीक है। पहला समीकरण है, इसको मानक रूप में आप लिखिए। तो मानक रूप में जब लिखेंगे ये हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस में 12 बराबर में 0। हो गया ना? हो गया। अब क्या करना है आपको समझिएगा जरा कि ये पहला, अभी तो हम हल करना, इसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म इसका देखेंगे हम, ठीक है। तो जब इसको लिखेंगे तो ये पहला समीकरण है, तो ये पहले x का गुणांक जो होगा ये होगा a1 बराबर 3, y का गुणांक जो होता है ये होता है b1 बराबर -2, ये जो है c1 होगा c1 बराबर -12। ऐसे ही आप क्या करेंगे, चलिए क्या लिखा है, चलिए ये दूसरा समीकरण है। चलिए दूसरा समीकरण ये है। अब हमको क्या करना है, इसको भी लिखिए, इस रूप में लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर 4x माइनस में 5y माइनस में 16, हमेशा याद रखना, माइनस में 16 बराबर में 0। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया कि a2 दूसरा समीकरण है तो 4b2 बराबर -5, c2 बराबर में कितना हुआ -16, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब क्या करेंगे कि जब हल किया जाता है तो हल में आपको क्या लिखा जाता है, यहाँ पर x, ये y और ये 1। ध्यान से समझना क्या हम बोल रहे हैं। x की जगह पर x का गुणांक लिखो। देखो x का गुणांक आपको कितना है, पहला समीकरण में अ, आपको x का गुणांक 3 है, ठीक है। y का गुणांक कितना है, मतलब b का वैल्यू कितना है -2, c का वैल्यू कितना है -12। पहला समीकरण का ये हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा समीकरण के लिखिए, यह है आपको 4, यह है आपको -5, यह है आपको -16। अब आपको करना क्या है कि एक छोटी सी प्रक्रिया करनी है, बात को ध्यान में आपको रखनी है कि जब आप x लिख रहे होंगे, जब आप x लिख रहे होंगे तो अब x के बट्टे में क्या लिखेंगे, तो x को ढक लो, जिसको लिख रहे हैं उसको ढक लो, ढक लिया x को ऐसे करके तो आप ढक लीजिएगा, मान लीजिएगा कि ये x नहीं है, क्या है, आप x को ऐसे करके मान लीजिए कि x नहीं है, x को ढक लिए ऐसे करके, ढक लिए x को, तो x को ढक लिए तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा है क्या, ये दोनों। तो अब आपको ऐसे करके इसको गुना करो, ये जो पार्ट है ना आपको इसको और इसको जैसे क्रॉस चेन है ना, ये ऐसे गुना करो। गुना करने में आपको क्या आएगा, 16 -16 गुने -2। अब दो बीच में माइनस का चिन्ह। अब क्या करो, अब आपको गुना करना है इसको और इसको। कितना है ये माइनस में, माइनस में आपको आ रहा है -5 गुने -12, ये x के हुआ। अब लिखो बराबर, y के बराबर लिखो। अब y के लिखने के लिए जा रहे हो तो क्या करो कि इस y को हटा दो, y को ढक लो। जब y के आप लिख रहे हो ना तो y को ही क्या करो, ढक लो। y को ढक लिया, किसको ढक लिया, y को। y को ढक लिए। अब आपको क्या नजर आ रहा है,
y को ढक लिए। क्या हो रहा है यार, ठीक है, y को ढक लिए। अब आपके पास बचा क्या है, अब ये बचा है आपको सिर्फ y ढका तो ये, लेकिन ध्यान रखना है कि पहले हम ऊपर से नीचे आए थे ना, अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट से जाएंगे इधर ऐसे करके, मतलब पहले इसको गुना करेंगे, बाद में इसको गुना करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम यहाँ पर y को ढक लिए हैं तो क्या होगा 4 गुने -12, ठीक है, माइनस में फिर क्या लिखेंगे 3 गुने -16, ठीक है, बराबर। अब क्या बचा, अचर पद। तो अचर पद लिखने के लिए भी ध्यान रखना है कि जिसको लिखना है उसको ढक लो, अचर पद को भी क्या करना है, ढक लेना है, ऐसे करके ढक लो, ढक लिए, अचर पद को ढक लिए, ठीक है ना, इसको ढक लिया। अब क्या बचा है आपको, बचा है आपके सामने कि इसको फिर, अब जैसे पहले प्रक्रिया था, पहले प्रक्रिया क्या था कि इस दोनों को गुना फिर इस दोनों को गुना करो, गुना करने पर आपको क्या मिल रहा है, मिल रहा है आपको ऐसे ही 5 -5 गुने 3 माइनस में 4 गुने -2, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आएगा x/16 दूना होता है 32 माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस में आएगा 15, 12×5 = 60, कोई दिक्कत है, 12×5 = 60 हुआ, बराबर y के बटे में लिखेंगे यहाँ पर 12 चौके में कितना हुआ 48, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये प्लस जाएगा 16 में 48, बराबर में इसको ले आएंगे 1/-15, और कितना होगा ये प्लस 4 दूना 8 हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए आपको जिसका मान निकालना उसको एक साथ कर लो, इसको इसको एक साथ कर लो, लिखेंगे हम सब x का मान निकालना है तो x/32 में से क्या कितना हुआ 28, माइनस में बराबर में 1/-7 हो गया। अब आपको क्या करना है, क्रॉस गुना करना है, तो x बराबर ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो 7 चौके 18, x बराबर कितना निकला 4, फिर लिखना है अब इस दोनों को बराबर कर लो, तो y/0 बराबर कितना हुआ 1/-7, तो इसको जो सॉल्व करोगे y बराबर ऑटोमेटिक 0 आ गया। अब क्या बोल सकते हो, अतः x बराबर 4, y बराबर 0। आप देख क्या रहे हैं, आप ये देख रहे हैं इस तीन विधि से कि आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन बनाओ, जिस मेथड से आपको क्वेश्चन बनाना है बनाइए, लेकिन ऑल द मेथड्स आंसर विल बी सेम। आपको जिस मर्जी से, जिस मेथड से मर्जी हो, उस मेथड से आप क्या बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, बट आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, एक ही मिलेगा, ठीक। तब चलते हैं हम सब, दो विधि और है बट वो मैं बताऊंगा नहीं, जरूरी भी नहीं है आपके लिए, क्या समझे, इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। बहुत आसान है वो विधि भी, कोई दिक्कत नहीं है, किताब बुक में आपको सिर्फ 3 ही मेथड पढ़ाया जाएगा, 3 ही मेथड की आवश्यकता पड़ती है, 3 मेथड आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है। अब जो हम सबों की सबसे प्रमुख चीजें हैं वो क्या है, देखिए वो है आपका मानक रूप, ठीक है। और चलते हैं हम सब, दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप। देखिए इसमें क्या होता है कि आप दो समीकरण है तो दोनों समीकरण का मानक रूप आपको लिखिए। पहला समीकरण आपको आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ए हुआ पहला समीकरण, इसमें आ जाएगा a1 नॉट इज इक्वल टू 0, b1 नॉट इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा समीकरण आएगा
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हुआ दूसरा समीकरण। इसमें भी a2 नॉट इक्वल टू 0, b2 नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। विश्वास कर रहे हो? चलिए, अब होता क्या है कि आप एक बात जानते हैं कि जब समीकरण का एक हल होता है, मतलब जितने भी रैखिक समीकरण होंगे, हर एक समीकरण एक सरल रेखा को क्या करता है, दर्शाता है। हर एक रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को दर्शाता है। इसको दर्शाता है एक सरल रेखा को। तो मैं जस्ट पहले एक आपके पास रूल था जिसको हम सब प्रतिस्थापन विधि कहे थे, वहां से मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आप सबों को निकाल कर दे रहा हूं। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन हम सबों के सामने में आ जाएगा। क्या है, देखिए x और ये y और ये एक। देखिए मैं थोड़ी फास्ट लिख रहा हूं। a1 सॉरी b1 c1 a2 b2 c2। जब इसको लिखने के लिए चलेंगे तो x बट्टे, आप ऐसे करके आप मान लीजिए x बट्टे आप क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस में b2 c1, मतलब वही कहानी की हम कुछ लिखे नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों को गुना किए एक नंबर में, फिर आप क्या किए, इस दोनों को गुना किए दो नंबर में, ठीक है, बराबर में हो गया। फिर जब आप y के लिए लिख रहे हो, y बट्टे y को ढक लो, y को ढक लेना है। जब y को ढक लिए तो अब आपको क्या करना है, तो पहले आप पहले इसको गुना कर लीजिए ना, अब गुना करो आपको इसको, और से देखिएगा ये आपको फर्स्ट में कौन चीज में ये होगा, ये पहले फर्स्ट में होगा, फर्स्ट में, और फिर तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपको, बोलिए, फर्स्ट में आ जाएगा आपको a1 c2 माइनस में। अब आपको सेकंड नंबर में क्या करना है, इसको गुना करना है, क्या आ जाएगा माइनस में, बोलिए, आ जाएगा आपको a2 c1 इक्वल टू, जब आप एक के बारे में लिखने के लिए जाएंगे, एक के बारे में लिखेंगे तो क्या आएगा, तो अब तो आपको क्या होगा, C2 ये ढका जाएगा, कौन, ये ढका जाएगा, बिल्कुल ढका जाएगा, ये है ना, ये ढका जाएगा। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, बचा क्या आपके लिए, बोलो, तो आपके लिए बच गया अब ये, कौन, पहले जैसा ये फर्स्ट, ये फर्स्ट आ जाएगा, कौन होगा इसमें, a2 b1, क्या आ जाएगा, a1 b2 माइनस में, अब दूसरा क्या आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा, ये सेकेंड में माइनस में, क्या आ गया आपके लिए, आ गया ये a2 b1, ठीक है। अब समीकरण के हल ज्ञात, जरूरी नहीं है हम तो अनंत भी हल पढ़ेंगे इसमें भाई, एक हल भी होता है, दो हल भी होता है, अनंत हल भी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जब आपके सामने एक हल की कंडीशन, तो एक हल कब होगा ये बताओ, समीकरण का एक हल कब होगा, एक हल करने का मतलब वो कि ये जो नीचे वाला टर्म होगा वो नीचे वाला कभी बराबर नहीं होना चाहिए, तो आप जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप ये लिख सकते हैं कि पहले हल निकाल लो, एक मिनट, सॉरी रुकिए, अब लिखेंगे हम सब यहाँ से। अब हम x का वैल्यू निकालना होगा, तो आप इस दोनों को बराबर कर लीजिए, x बट्टे b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू, ये क्या होगा, एक बट्टे a1 b2 माइनस में a2 b1 होगा, है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए
आपको करना क्या है यहाँ पर, x बराबर गुणात्मक गुना ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो b1c2 माइनस b2c1 बट्टे में a1b2 माइनस में a2b1। आप इस फॉर्मूला को याद रखना, कमिट टू मेमोरी, समझ गए। दूसरी चीज, जब हम सबको y मान निकालना होगा तो y बट्टे क्या है, a1c2 माइनस a2c1, ठीक है, इक्वल टू 1 बट्टे a1b2 माइनस में a2b1, ठीक है। अब हम निकालने हैं किस चीज का वैल्यू, y का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे हम, a1c2 माइनस में a2c1 बट्टे में a1b2 माइनस में a2b1, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। चलिए, ये आपको दूसरा बात हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत, नहीं ना। अब इसको भी कमिट टू मेमोरी आप कर लीजिएगा। अब क्या है आपको कि कुछ बातों को ध्यान रखना है, क्या कुछ बात को ध्यान रखना है, समीकरण जो होती है इसमें कई सारे बातों को ध्यान में आपको रखना पड़ता है ना। कई सारे बातों को क्या ध्यान में रखना पड़ता है कि बताओ ये हल कब निकलेगा, समीकरण का हल कब निकलेगा। तो देखिए, समीकरण का हल तब होगा होगा या अद्वितीय हल तब होगा जब ये नीचे वाले पार्ट जो ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से कि a1b2 माइनस में a2b1 नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये बट्टा वाला काम कभी संभव होगा, ये जब जीरो हो जाएगा तो इसका वैल्यू आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब इसको अगर हम सब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है a1b2 बराबर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नॉट इक्वल टू a2b1। इसको सही से अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, समझ रहे हो। a1 बट्टे a2 इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ a1 बट्टे a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। ये हुआ आपके लिए कंडीशंस, ये हुआ आपको शर्त, पूछा जाएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन में कि बताओ एक समीकरण का हल कब होगा, मतलब अद्वितीय हल कब होगा, या समीकरण का एक हल कब होगा। हल तो तब होगा तभी जब ये जीरो के बराबर नहीं होगा, है कि नहीं, सही है कि नहीं है। अब दूसरी चीज क्या है कि, चलिए दूसरी पार्ट पर भी मैं चल रहा हूं। चलिए, अब दूसरी बात है समीकरण का अनंत हल कब होगा। अनंत हल मतलब क्या होगा बताइए। अनंत हल उस कंडीशन में हो जाएगा, उस कंडीशन में होगा जब समीकरण का अनंत हल कब होगा, अनंत हल कब जाकर के अनंत हल होता है। ये सब चीजों को बहुत बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, समझे, कि समीकरण के अनंत हल कब होते हैं, एक हल कब होते हैं, इस चीज को समझिए, ठीक है। देखिए,
अनंत हल कब होगा? तो अनंत हल उस कंडीशन में होता है जब, समझिएगा जरूर, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अनंत हल कब होता है? अनंत हल या अनगिनत हल की बात करते हैं, तो आप जानते हैं ये अनगिनत हल उस कंडीशन में होगा जब ये जीरो हो जाएगा। तब तो जब ये जीरो हो जाएगा तो इसका कोई अस्तित्व रहा नहीं ना रहा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब a1 और b2 माइनस a2 b1 समझे बराबर में जीरो। समझ गया? अब ये क्या हो जाएगा, ये आपको बोल हो जाएगा a1 b2 बराबर में a2 b1। अब क्या हुआ, ये a1 बट्टे a2 बराबर में a1 बट्टे क्या हो जाएगा, a2 बराबर में b1 बट्टे b2। ये आपको हो गया, ठीक है, जब ये दोनों बराबर। दूसरी बात, ये बराबर नहीं, अगर ये बराबर हो गया इसके साथ साथ अगर ये जीरो हो गया आपको, तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, जीरो। ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप ऐसा तो लिख सकते हैं ना, एवं जब ये जीरो तो ऊपर वाला भी जीरो। कोई भी आप किसी में से उठा लो, जिसमें से आपको उठाना हो, तो ये हो जाएगा आपको b1c2 और सॉरी b1c2 माइनस में क्या है, b2c1 बराबर जीरो। और जब यहां से निकालोगे तो आएगा b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। इनफैक्ट अपरिभाषित में कब आ जाता है, इसी कंडीशन में। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इस कंडीशन में आपको क्या आता है, अनंत हल की श्रेणी में आ जाता है। समझ गए? अनंत हल की श्रेणी में आ जाता है। अब क्या हो जाएगा कि अब इस दोनों को आप, इस दोनों को एक जगह कीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए, दोनों को एक जगह कीजिएगा तो ये बन जाएगा a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ये आपको इसको कमिट टू मेमोरी देखिए, मैं इसका टेबल एक आपको दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब तीसरा क्या है आपका, एक आता है आपको हल नहीं होगा। जब हल नहीं होगा, जब जो हम जानते हैं उसको फुलफिल ना करें, तो मतलब ये तो हल हुआ, लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ कि सर कि ये कोई एक आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से ले लीजिए कि एक भी हल नहीं होगा। कब नहीं होगा, तो जब आपको b1c2 माइनस b2c1 नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नीचे वाला जीरो ऊपर वाला जीरो नहीं होगा, इसका मतलब वो गलत है, हल हो ही नहीं सकता है उसका, ये मतलब रूल ही गलत है वो। तो आप लिख सकते हैं b1 बट्टे b2, b1 बट्टे b2। एक मिनट रुकिए भाई जी, क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा आपको, b1c2 नॉट इक्वल टू b2c1, या इसको बोल सकते हैं हम सब b1 बट्टे b2, ठीक है, b1 बट्टे b2 b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। समझ गए? कोई दिक्कत? अब इसी को आप फ्रेश में लिख दीजिएगा। समझ गए? आप इसी को फ्रेश में लिख दोगे तो अनंत हल की कंडीशन में क्या चला जाता है। चलिए यहीं पर मैं देखता हूं, तो ये आपको ये कंडीशन फुलफिल हो
लेकिन ये कंडीशन यानी कि हम इसको एक ये रूप आपको दे दें कि अनंत हल के कंडीशन में क्या होता है कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। अगर ये कंडीशन आ जाता है समीकरण का एक भी हल नहीं होता है। बात समझ गई? तो ये था आपको एक कंडीशन, ठीक है। ये आपको प्रूफ किए हम कि इसका हल नहीं होता। वैसे हम रटा सकते थे, आपको रटा देते, डायरेक्ट आप रट लो, बट मैं रटाने का काम नहीं किया, कभी नहीं किया, आज भी आपको नहीं करूंगा। तो चलते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तो आपको हम इससे बहुत सारी चीज आगे आपको हम बताएंगे कि मतलब क्या आगे आपको करना है, नहीं करना है, क्या समझे। आगे वाले हम लेक्चर में आएंगे तो इसके आगे वाले पार्ट हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक आप सब तमाम वीडियो को देखते रहिए। साइंस का भी वीडियो चल ही जा रहा है डेली का डेली, और मैथ्स का भी कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट टाइम से आपको, और साइंस का पार्ट या हिंदी अगर वगैरह का आपको वीडियो लेकर है, ठीक है। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।